यहाँ पर जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी सत्ता पक्ष की हो जाती है। पंचकुला से पूर्व विधायक और साथ ही हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर। ओवर टू यू प्रिया। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस मंच पर बेहद बेहद स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आप शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे प्रदेश की जनता को लेकर रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को लेकर, किस तरीके से कार्य हो रहा है धरातल पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इमर्जिंग पंचकुला कॉन्क्लेव पंचकुला के अंदर आयोजित किया है। और दूसरा, जहां तक जनता को संदेश की बात है, मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूंगा कि तीसरी बार लगातार एक हिस्ट्री कायम की है प्रदेश की जनता ने। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बना करके, और ये सरकार जो 10 साल का पिछली 2 टर्म्स का कार्यकाल रहा, उसमें जो विकास हुआ, उस विकास के ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है, तीसरी बार मोहर लगाई है। तो मैं इसलिए प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। एक सवाल मेरा सर आपसे ये है, क्योंकि पंचकुला को लेकर आपके सपने हैं और जाहिर सी बात है, जब कोई नेता किसी अपने विधानसभा से जुड़ा होता है, चाहे विधायक के नाते या फिर पूर्व विधायक के नाते, सपने नहीं बदलते हैं अपने विधानसभा को लेकर, चाहे बात विकास को लेकर कर ली जाए या फिर विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाने को लेकर कर ली जाए। और जो तेज मैं आपके मुखमंडल पर इस समय देख पा रहा हूं, अभी पंचकुला में किस तरीके से विकास की गति चल रही है सर? क्योंकि यह जानना आपसे इस समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, पिछली 2 टर्म के अंदर पंचकुला के विकास को लेकर के हमने निरंतर प्रयास किया और उसके बहुत अच्छे नतीजे भी सामने आए। लगभग 5,500 करोड़ रुपए के विकास के काम, जब मैं बोलता हूं तो शायद आपको अजीब सा लगता है कि एक विधानसभा के अंदर इतने कार्य कैसे हो पाए, लेकिन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी के विज़न से पंचकुला एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नए शहर के रूप में डेवलप हुआ। 2014 से पहले का पंचकुला और 2014 के बाद का पंचकुला, यदि आप कंपेयर करेंगे कि 2014 से पहले पंचकुला के साथ किस प्रकार से जो एक उसको नेगलेक्ट किया गया पंचकुला को, मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद पंचकुला हरियाणा के नक्शे के ऊपर ही नहीं था। लेकिन 2014 के बाद जब पंचकुला की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मैंने कहा विकास के कार्य लंबी लिस्ट है, लेकिन 5-7 जो काम जो विशेष तौर पर हुए, यहाँ पर पंचकुला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बन करके तैयार हुआ। उसका शिलान्यास भी हमने किया, उसका उद्घाटन भी हमने किया, और आज जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है वो पूरे देश के अंदर 3रे या 4थे स्थान के ऊपर। सर, आपने अभी फिलहाल पंचकुला का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आ गई। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ के बाद पंचकुला को ही देखा जाता है। साफ तौर पर कहा जाता है, जिस तरीके से चंडीगढ़ इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, तो पंचकुला भी अब चंडीगढ़ से कम नहीं रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, पर विपक्ष एक और ये बोलता है कि प्रदेश में कोई कार्य नहीं हो रहा है, बीजेपी सिर्फ बातें करती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं करती है। आपका क्या कहना है? देखिए, झूठे आरोप लगाने से, वैसे तो कांग्रेस की आदत है झूठ बोलना,
आज तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि किस बखूबी से कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। अभी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बड़ा प्रसारित किया कि संविधान बदल देगी, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई संविधान को तोड़ देगी, ख़त्म कर देगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्वप्न है वो उसको चूर चूर कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो संविधान के अंदर मजबूती आई है, जिस प्रकार से संविधान का सम्मान हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी ने शायद कभी किया नहीं। अभी दूसरा आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट हैं उनको ठीक करने का काम किया। देखिए, लोग किसी भी लोकतंत्र के अंदर वहाँ की वोटर लिस्ट का ठीक होना बहुत आवश्यक है और इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया कि हम पूरे देश के अंदर एक स्पेशल जो इंसेंटिव रिवीजन ऑफ पोल्स है वो करवाते हैं और बहुत सारे प्रदेशों के अंदर वो शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने एक हल्ला डाल दिया बिहार के अंदर, आपने देखा कि ये तो वोट काटने के लिए है। जो वोटर यहाँ का है ही नहीं, जो वोटर यहाँ पर रहता नहीं है, जो घुसपैठिए हैं उनके अगर वोट बने हुए हैं, जो देश के नागरिक ही नहीं है, अगर ऐसे लोगों को वीड आउट किया जाता है, ऐसे वोटर को वीड आउट किया जाता है तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोलती है और बिहार के अंदर बिहार की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो झूठ है वो पूरी तरह से उसकी पोल खुल चुकी है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि एसआईआर का जब जिक्र हुआ है, अब आपने एसआईआर का जिक्र किया कि एसआईआर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घुसपैठियों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 3 सवाल जो बड़ी बेबाकी के साथ सदन के पटल पर रखे कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया है कि वो एंटी विपक्ष हो गया है, एंटी ओपोजिशन। उसके 3 सवाल मैं अगर कहूं राहुल गांधी जी ने जो उठाए कि सीजीआई को बाहर कर दिया गया पैनल से, 2:1 का पैनल बना दिया गया जो जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में ही नजर आता है, ये बात कहते हुए नजर आया था। इसके साथ चुनाव आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमीशन को आखिर इम्यूनिटी क्यों दी गई है और जो पूरा का पूरा डेटा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको 45 दिन के बाद आखिर क्यों डिलीट कर दिया जाए, ये तमाम जो सवाल है वो उठाए गए। नहीं, देखिए, हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन को योजना बनाता है, एसआईआर की योजना बनाता है, लेकिन उसके पीछे उसके ऊपर शक किया जाता है और ऐसा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आ रही है। आज नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने के ऊपर कांग्रेस पार्टी हमेशा, और आज जो हमारा इलेक्शन कमीशन है अगर वो मजबूती से काम कर रहा है, एक स्पेशल कोई टास्क लेकर के काम कर रहा है, तो दे शुड सपोर्ट के भी जो देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो। सर, विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है, चरमराती हुई नजर आ रही है और विधानसभा सत्र अब शुरू होने जा रहा है और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव वो रखेंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ये कह रही है कि हाँ वोट चोरी हो गए। वोट चोरी तो जनता ने कर दिए, जनता ने उनके वोट दिए ही नहीं उनको। जनता ने अगर वोट उनको दिए होते तो सरकार उनकी बनती। तो कह रहे हैं कि जनता को बीजेपी, जनता ने
उनको वोट नहीं दिए, इसलिए वो जनता को जो है आरोप लगा रही है कि जनता ने उनके वोट चोरी कर लिए। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार की परफॉर्मेंस देख करके, उनकी यहाँ पर विकास के काम देख करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और ये कहना कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी तो जनता ने कर लिए। उनके वो जो उनके वोट थे, उन्होंने जनता ने उनको कहा कि अभी आप घर बैठिए, अभी आप इस योग्य नहीं हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपने कहा कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का काम पंचकुला अपने विधानसभा को लेकर आपने किया है, और मुझे बिल्कुल अजीब इसलिए नहीं लगा क्योंकि कल जब नोएडा से मैं आ रहा था पंचकुला, तो पंचकुला में एंट्री के साथ, क्योंकि पंचकुला पहली विधानसभा है हरियाणा की, और इस पहली विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम आपके कार्यकाल में हुआ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव, सर क्या लगता है आपको कि कमी रह कहाँ गई? देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो फैसला है वो शिरोधार्य है। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक जो फोबिया जो एक पूरे प्रदेश के अंदर ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार, एक ऐसा वो बना दिया गया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और उसके अंदर मैं कहूँगा कि जो हमारा सरकारी एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो पूरी तरह से ये मान बैठा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई है। क्योंकि पंचकुला के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंचकुला के अंदर है, चाहे वो वर्किंग में है, चाहे वो रिटायर्ड है। तो उनका जो मानसिकता थी वो ये बन गई थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने जनता को, जो वोटर को धमका करके कि हमारी सरकार आ रही है, आने के सरकार के बाद अगर हमें वोट नहीं दिया तुम्हारे ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, नुकसान कर देंगे, इस प्रकार से डरा धमका करके उनसे वोट लिए। और मैं समझता हूँ कि जो मार्जिन है, अभी आपने देखा कि लगभग 1900 वोट का मार्जिन था। उस वोट के मार्जिन के पीछे यही था कि डरा करके, धमका करके, लालच दे करके जिस प्रकार से यहाँ पंचकुला के लोगों को, पंचकुला की जो गरीब हमारी झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको जिस प्रकार से गुमराह किया गया, उसका परिणाम लेकिन मैं मानता हूँ कि जो जनता ने किया है वो स्वीकार्य है। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो उनके बहुत सारे जो उन्होंने चुनाव के अंदर धांधलियाँ की हैं, उनको लेकर के मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और मुझे लगता है कि निर्णय वो मेरे पक्ष में आएगा। सर, आपने अभी फिलहाल माहौल का जिक्र किया, और कांग्रेस पार्टी भी यही बात बोलती है कि पूरा जो माहौल है प्रदेश में कांग्रेस के हित में था, बीजेपी के हित में नहीं था। हमारी सरकार बनने जा रही थी, जनता भी यही बात बोल रही थी। धरातल पर जब पत्रकार उतरे तो उनकी तरफ से भी यही बात कही गई थी कि भाई पूरे जो है माहौल बना हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। और फिलहाल आपने भी जिक्र किया। अब मैं आपसे चाहूंगी आप इसी मंच पर विपक्ष को जवाब दें, क्योंकि लगातार मैं वोट चोरी का मुद्दा उठाऊं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि वोट चोरी हुई है, इस वजह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। फिर मैं दूसरा मुद्दा उठाऊं, अभी हमने, मेरे सहयोगी ने भी वो मुद्दा उठाया था कि वोट काटे जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप इसी मंच पर जवाब दें। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि ऐसा एक माहौल पैदा किया गया, वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता जनता, जो प्रदेश की जनता थी, वो भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को लाने के लिए तत्पर थी, और वो उन्होंने लेकर के आए। लेकिन जिस प्रकार की कोशिश की गई, बहुत सारा, जैसा अभी आपने कहा कि मीडिया के अंदर भी, और इस प्रकार का लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस की सरकार आई है। लेकिन प्रदेश की जनता ने कुछ और ही सोच रखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर काम किए हैं, और अगली बार भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आएंगे। और जो प्रदेश की जनता ने जो है एक सही निर्णय, क्योंकि प्रदेश की जनता नारे नहीं, झूठ नहीं, विकास चाहती है। और विकास को लेकर के जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी विकास हुआ, प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने विकास के ऊपर मोहर लगाई।
क्योंकि 2024 का विधानसभा चुनाव हमने जब देखा तो उसके बाद अभी जो पंचकुला से विधायक है चंद्रमोहन जी, तो क्या लगता है ज्ञानचंद गुप्ता जी को कि अब रफ्तार क्या वो है जो ज्ञानचंद गुप्ता जी चाहते थे कि अब मैं एक बार फिर अगर विधायक बना तो अपने पंचकुला को यहां से मुझे यहां पर लेकर जाना है? देखिए, इसका सही उत्तर तो पंचकुला के लोग दे सकते हैं कि जो विकास की गंगा बहने शुरू हुई थी, क्या उसके अंदर कोई कमी आई है या कुछ उसी रफ्तार से चल रहा नहीं सर, आप भी दे सकते हैं क्योंकि अब तो विकास कार्यों को बल्कि आप और ज्यादा करीबी से नोट कर रहे होंगे। मैंने एक बात कही थी कि जनता ने जो फतवा दिया है मुझे स्वीकार है, हाँ। लेकिन मैं निरंतर पंचकुला के लोगों के बीच में रहूंगा, पंचकुला की जनता के बीच में रहूंगा और जो पंचकुला के विकास की गति शुरू हुई है उसको कंटिन्यू रखेंगे और पंचकुला हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 शहर बनेगा, ये हमारा संकल्प है और उसके लिए हम अभी भी काम कर रहे हैं। सर, अभी फिलहाल आपने विकास का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि आगे भी लगातार पंचकुला में कार्य करते रहेंगे, तो मैं आपसे रोड मैप जानना चाहूंगी, किस तरीके से आप आगे कार्य करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने अपने काल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी गति में कमी आई है। जैसे अभी पंचकुला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस भी शुरू हो गई, लेकिन बिल्डिंग जो है उसका आधार जो उसकी शुरुआत है वो हम करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जो बन करके यहाँ पर सेक्टर 6 के अंदर ही बनने वाला है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का शूटिंग रेंज वो सेक्टर 31 के अंदर बन रहा है। यहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे उनको कंप्लीट करने के लिए और पंचकुला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा शहर बने, उसके लिए हमारा विशेष प्रयास है। और मैं समय समय पर जो पंचकुला के अधिकारी हैं उनसे मिलता भी रहता हूं, उनसे जो भी काम करना है उनसे मिलजुल करके। लेकिन मैं पंचकुला की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो गति एज विधायक, एज एमएलए या एज स्पीकर पंचकुला के विकास की शुरू हुई थी वो कंटिन्यू रहेगी। सर, समय की कमी है, सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने तमाम सवालों का जवाब बड़े ही प्रमुखता के साथ यहाँ पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओवर टू यू बसंत। तो एक बार जोरदार तालियां ज्ञानचंद गुप्ता जी से, क्योंकि अपने विधानसभा में चार्ज में हो या फिर नहीं, लेकिन मुद्दों को उठाना बखूबी लगातार जारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे एडिटर विनोद लांबा जी से, प्लीज मोमेंटो देकर सम्मानित करें ज्ञानचंद गुप्ता जी को, प्लीज सर। जोरदार तालियां एक बार ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में पंचकुला ने जिस तरीके से विकास किया वो बखूबी हरियाणा के